कुछ दिन पहले सीआईए ने पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते एक नई ड्रग लॉन्च करवाई और न जाने कितने ही युवकों को नशे के नए दलदल में धकेल दिया। इससे पहले भी वो लोग जम्मू में बन रहे एक डैम के कंक्रीट में मिलावट करवा के उसे इतना नुकसान पहुंचा चुके थे कि उसके कारण वो प्रोजेक्ट 3 साल लेट हो गया। इस सब की जड़ थी सीआईए के द्वारा बनाया गया नशे का एक ऐसा जाल जिसके व्यापार से वो भारत ही नहीं बल्कि संसार की और भी शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते थे। यह लगातार बढ़ते हुए हमले एक जंग का रूप ले रहे थे जिसमें भारत को भी अपने बेहतरीन सिपाही को मैदान में उतारना पड़ा। आदित्य दीक्षित पिछले 7 हफ्ते से एडन नाम के एक स्वीडिश नागरिक पर नजर रखे हुए थे। एडन ऋषिकेश में फिरंगियों को नशा सप्लाई करने का काम करता था। पुलिस को उससे दूर रहने की सलाह दी गई थी क्योंकि एडन एक ऐसी कड़ी का हिस्सा था जिसके तार दूर दूर तक जुड़े हुए थे। समस्या ये थी कि उसके तार जिससे भी जुड़े हुए थे वो सब भारत से बाहर बैठे भारत में नशा फैलाने का काम कर रहे थे। वो कभी भारत में नहीं आते क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन वो यहाँ आएंगे वो उसी दिन पकड़े जाएंगे। एडन नशे के इस बहुत बड़े समुद्र में एक मामूली सी मछली था। वो नेपाल के रास्ते नशा मंगवाता और फिर अपने गुर्गों की मदद से पूरे उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में उस नशे को फैलाता। लेकिन इस बार एडन एक नई मुसीबत लेके आ रहा था जो किसी भी तरह के नशे से बहुत ज़्यादा भयानक थी। एक ऐसी ड्रग जो यूज़ करने वाले को तो अफेक्ट करती ही थी लेकिन उसके आसपास रहने वालों को भी उतना ही प्रभावित करती थी। एडन पर नज़र रखने का एक फ़ायदा यह हुआ कि यहाँ पर जो भी उसका साथ दे रहा था सबका धीरे धीरे करके चिट्ठा खुलना शुरू हो गया। आदित्य को पता चला कि सिराज नाम का एक वकील एडन से लगातार संपर्क में रहता है। सिराज एक बहुत बड़ा वकील था और उस तक बिना किसी सबूत के पहुंच पाना असंभव ही था। आदित्य ने अपने लोगों की मदद से सिराज पर भी नजर रखना शुरू कर दिया। इससे पहले कि एडन नशे की खेप भारत में लेके आ पाता किसी ने उसे नेपाल में ही मार दिया। उसे किसने और क्यों मारा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं थी, पर इतना साफ था कि शायद उस पर कोई और भी नजर रख रहा था जो ये नहीं चाहता था कि वो भारत में इतने भयानक नशे को लेकर आए या रंगे हाथों पकड़ा जाए और पूरे नेटवर्क की ही पोल खोल दे। और फिर वो नशा नेपाल से जैसे गायब ही हो गया, मानो जैसे उसे धरती निकल गई हो या आसमान खा गया हो, बिल्कुल हवा में गायब। लेकिन खतरा भी टला नहीं था। एडन के फ़ोन की जांच करने पर उसमें से कुछ नंबर्स मिले जिनमें से एक था एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, और छानबीन करने पर पता चला कि वो अधिकारी भारत में मौजूद यूक्रेनियन दूतावास में सभी प्रकार के शराब और सिगरेट की गुणवत्ता की जांच करता था। उसका नाम था दीमा किरमोविच। दीमा एक साधारण सा 43 साल का आदमी था। जब दीमा पर नजर रखनी शुरू की गई तो उसके बारे में भी आदित्य को एक स्ट्रेंज पैटर्न का पता चला। दीमा दिन में एक बार अपनी खिड़की पर आता और कुछ मिनटों तक लगातार पलके झपकता रहता। ये मोर्स कोड था जिसका उपयोग करते हुए वो किसी को जानकारी दे रहा था, और वो किसको जानकारी दे रहा था यह अभी भी साफ नहीं था। अजीब चीज़ ये थी कि दीमा जिस खिड़की पर खड़ा होकर मोर्स कोड देता था उसके सामने कोई बिल्डिंग नहीं थी बल्कि एक साफ मैदान था जिसमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या जीव जंतु मौजूद नहीं होता था जो दीमा के मोर्स कोड को समझ रहा हो। वो किससे बात करता था ये भी एक रहस्य ही था। आदित्य ने अपने सर्वेयर्स से उस मैदान पर जाकर अच्छे से जांच करने को कहा। उसके सर्वेयर्स ने करीब 8 पुलिस वालों की सहायता से उस मैदान में अच्छे से जांच की, पर वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आदित्य वहां खुद पहुंचा, लेकिन जांच करने पर उसे भी उस मैदान में कुछ नहीं मिला। फिर वो मैदान के दूसरे छोर पर पहुंचा जहां से एक रोड गुजर रही थी। ऐसा होने की संभावना भी थी कि कोई गाड़ी में आता और दीमा के मोर्स कोड को समझता, पर वो रोड पेड़ों से घिरी हुई थी और काफ़ी नीचे थी। मतलब वो ऐसे एंगल पर थी जहां से दीमा को किसी भी हालत में देख पाना असंभव था। फिर आदित्य ने रोड पर एक खंभा देखा जिस पर 3 कैमरे लगे हुए थे। 2 कैमरे एक दूसरे की उल्टी दिशा में रोड को कवर करते हुए और तीसरा कैमरा घूमा हुआ था
दीमा की बिल्डिंग की ओर, जो कि उस मैदान को कवर कर रहा था। तभी आदित्य के दिमाग में एक बात खटकी, क्योंकि वो कैमरा बिल्कुल सही एंगल पर था और काफ़ी हाइट पर भी था, तो वहाँ से दीमा की बिल्डिंग को कवर कर पाना आसान था। उसे वहाँ से कवर किया जा सकता था। मतलब दीमा कैमरा की ओर देखकर मोर्स कोड दे रहा था। जब आदित्य ने उस कैमरा की जांच करवाई तो पता चला कि वो कैमरा काफ़ी एडवांस था, और ये भी पता चला कि उसमें से रिकॉर्ड हो रही फीड किसी और के साथ भी शेयर हो रही है। और यातायात निगम को इस बात के बारे में भनक भी नहीं थी कि उनका सिस्टम पिछले 2 साल से हैक हुआ पड़ा है। उस हैकर उस अनऑथराइज्ड एडमिन का आईपी ट्रेस करने पर पता चला कि वो बेंगलुरु में स्थित है, और जब उसके कनेक्शंस की जांच की गई तो पता चला कि वो टोर ब्राउज़र का उपयोग कर रहा था। जिस मकान में ये हैकिंग का सेटअप लगा था वो रेंटेड था, और उसमें रहने वाला बंदा महीने में एक बार ही वहाँ आता। इस हैकर ने 1-2 बार केव में कनेक्शन किया था। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यूक्रेन की ओर संकेत कर रही थी, तो आदित्य ने अपने रशियन कॉन्टैक्ट से सहायता लेने की सोची। उस रशियन कॉन्टैक्ट ने आदित्य को बताया कि यूक्रेन में ही कहीं एक मास्टरमाइंड मौजूद है, जो पूरी दुनिया में जितने भी ड्रग पैकेट्स चल रहे हैं सब पर कंट्रोल रखता है, और उसमें उसका साथ देती है CIA। रशियंस के पास मास्टरमाइंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय उसके एक DNA सैंपल के। वो मास्टरमाइंड यूक्रेन में कहाँ पर था भी या नहीं, कौन था, कैसा दिखता था, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। आदित्य ने उनसे उस DNA सैंपल की जानकारी मंगवाई। इसके साथ ही दीमा के जितने भी मोर्स कोड्स थे सबकी रिकॉर्डिंग की जानकारी भी आ चुकी थी। उनमें समय, जगह और नाम ही होते थे। आदित्य उन सब की लिस्ट बना रहा था। उनमें से ज़्यादातर एयरपोर्ट्स, फोन नेम्स और डेट टाइम्स थे। लेकिन दीमा की एक हाल ही की डिकोडिंग में ये पता चला कि उसमें एक पेक्यूलियर पैटर्न मिला है। 3 बार ऐसा हुआ था कि दीमा ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी, जिसमें ये मेंशन था कि लेफ्ट वाले कान के सर के ऊपर चमड़ी उड़ी हुई है। ये शायद उसके किसी सपोर्टर का हुलिया था, ताकि वो जिसको भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे पता चल जाए कि उसे किससे बात करनी है या किससे मिलना है। अब आदित्य के पास बहुत ही अहम जानकारी थी। उसे एयरपोर्ट के बारे में, डेट के बारे में और उस इंसान के बारे में पता था। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ एयरपोर्ट और एक ही डेट 15 मार्च और एक ही हुलिया। आदित्य ने अपने सर्वेयर्स को काम पर लगाया, और लकीली सर्वेयर्स ने 2 बिल्कुल वैसे ही हुलिया वाले लोगों को पहचान लिया। वो लोग एक इंसान की तलाश में थे, और उनके पास 3 ऐसे लोग थे जो दीमा के बताए हुलिये से मैच कर रहे थे। 2 लोग तो उन्हें 15 मार्च को ही मिल गए थे, लेकिन तीसरा इंसान उन्हें 17 मार्च यानी 2 दिन बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर मिला। वो एक लड़की थी जिसने अपने बालों की मदद से उस हुलिये को छुपा रखा था। तीनों पर नज़र रखी गई, और तीनों में से वो लड़की करीब 7 दिन बाद यूक्रेनियन दूतावास के स्टाफ हाउस में पहुंची। ये साफ हो चुका था कि वो किससे मिली है। और दूसरी ओर सिराज पर नज़र रख रहे सर्वेयर्स को पता चला कि वो हर महीने एक बार बेंगलोर जाता है, अपने फ्लैट में, जो उस लोकेशन से करीब 6 किलोमीटर दूर था, जहां से CCTV कैमरा को हैक किया जा रहा था। आदित्य दीमा का DNA सैंपल लेना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि शायद दीमा ही मास्टरमाइंड है। दीमा का DNA सैंपल लेना आसान काम नहीं था। अगर उसे हल्का सा भी शक होता तो वो वहाँ से भाग सकता था। इस चीज़ से बचने के लिए दीमा के पूरे एरिया में पानी की सप्लाई में टाइफाइड का वायरस मिक्स करवाया गया। लेकिन दीमा बेहद शातिर निकला। बीमार होने के बावजूद भी उसने दिल्ली में इलाज नहीं करवाया और कीव के लिए रवाना हो गया। इससे पहले कि वो फ्लाइट बोर्ड करता, उसे डिटेन कर लिया गया, ये कहकर कि वो बीमारी की हालत में कीव नहीं जा सकता। दीमा ने इस डिटेंशन को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, मानो उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। उसके DNA का सैंपल लिया गया, लेकिन वो मास्टरमाइंड के सैंपल से मैच बिल्कुल नहीं हुआ। आदित्य थोड़ा निराश हुआ, और फिर उसने अभी अपने रशियन कॉन्टैक्ट के साथ रिपोर्ट शेयर ही की थी
कि उन दोनों को पता चला कि बोरिसविल एयरपोर्ट पर एक 16 साल का लड़का लैंड हुआ है जो कि बेहद बीमार है और उनकी बात करते समय पर एयरपोर्ट पर ही रेस्ट कर रहा है। आदित्य ने तुरंत अपने उस रशियन कॉन्टैक्ट से उस बीमार लड़के का सैंपल लेने को कहा। वो लोग उसका सैंपल लेने में कामयाब रहे। ये 16 साल का लड़का ही असल में मास्टरमाइंड था, जिसे आदित्य के कॉन्टैक्ट ने बोरिसविल एयरपोर्ट से निकलने से पहले ही ख़त्म करवा दिया। CIA के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। दीमा के पास एक कॉल आई जिसमें उसके सौतेले बेटे की हत्या की जानकारी दी गई। ये बेटा वही था, मास्टरमाइंड। जब इस बात की पुष्टि कर दी गई कि दीमा इस ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है, तो इसके साथ सिराज और जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और एक बहुत बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। CIA को उनकी पिछली करतूतों का एक अच्छा जवाब मिला, पर यह जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी।